गलत। अब हमको असत्य चुनना है, तो जहां जहां, एक मिनट, जहां जहां ए और सी है वो उत्तर नहीं होगा। छट गया? क्यों नहीं होगा? क्योंकि असत्य चुनना है, ए और सी सत्य है। ए और सी क्या है? सत्य है। तो चला आंसर क्या हो जाएगा? केवल डी। इसका मतलब ये बी जो है ये सत्य होगा ही। कैलकुलेट नहीं करना, बेवकूफ आदमी होता है जो, चला हम भगवान से यही मनाते हैं कि तुम लोग को बड़ा बड़ा क्वेश्चन मिले जो केकरो से नहीं बने, और तोरा से बन जाए। कैसे? इक्वेशन को हमेशा कोशिश करना है बड़े क्वेश्चंस में दिमाग लगाना है, क्वेश्चन बनाना सिर्फ नहीं है। अगर हम इसको कैलकुलेट करेगा, जो बच्चा कैलकुलेट, या तो पहले बच्चा देखेगा छोड़ देगा, पहला काम है उसका देखना और क्या करना, छोड़ देना। लेकिन जो बच्चा कैलकुलेट भी करेगा तो यहां आके फंस जाएगा। एफ बराबर वो कहेगा जी m1 m2 बटा आर स्क्वायर। यहां से जी का मान हो जाएगा 6.67 इंटू 10⁻11। m1 m2 कितना है? 1 गुना न 2 केजी, 1 मीटर की दूरी पर 2 केजी वाले 2 द्रव्यमान, तो 2 गुना 2 हो जाएगा, अब बटा आर स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेगा, गुना भाग करेगा, तुमको नहीं लगता लेट हो जाएगा? चला 90 क्वेश्चन 60 मिनट में बनाना होता है। जब पहली बार हम एग्जाम देने गए थे इंटर पास करके एलडीसी का, तो हमको याद है कि एलडीसी का था कि सीडीपीओ का था, कुछ उस टाइम था एक एग्जाम। हम जब मैथ का क्वेश्चन 12-13 को बना लिए ना, तो मेरा 45 मिनट खत्म हो गया था। 12-13 क्वेश्चन बनाए ना, तो 45 मिनट मेरा खत्म हो गया था। तो मतलब समझ में आ रहा है तुमको? तो मेरे दोस्त, कहने का मतलब यह हुआ कि आपको समय बचाना पड़ेगा। जो क्वेश्चन अगर सत्य और असत्य चुनना है, तो जो आप नहीं जानते उसको पेंडिंग में रखिए। जो आप नहीं जानते उसको किस में रखिए? पेंडिंग में रखिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है? ऊपर में कहां? यहां एक पत्थर किसी स्प्रिंग तुला पर बंधा हुआ है। निम्नलिखित स्थितियों में कौन सा स्प्रिंग तुला की रीडिंग सबसे कम भार दिखाएगा? बता क्या होगा? ए की बी, किसी की डी। जब वह पत्थर किसी बीकर में लिए गए पानी में पूरी तरह निमज्जित, निमज्जित का मतलब होता है डूबा हुआ। तो चला बता, जब डूबा हुआ होता है तो हल्का ना प्रतीत होता है रे, इसीलिए आंसर ये हो जाएगा टी फॉर कैट। जब सीधे ऊपर की ओर फेंका गया एक पत्थर सिर पर पहुंचता है, सिर पर पहुंचेगा ना चला, तो यहां पर वेग का मान 0 हो जाएगा। इस पूरे के दौरान जी का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा या 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। बता आंसर क्या होगा? होगा नीचे से ऊपर फेंकने पर अंतिम बिंदु पर वेग का मान कितना होगा? 0। कब कहा जाएगा कि कोई पिंड मुक्त रूप से गिर रहा है? जब इसका द्रव्यमान अत्यधिक कम होगा, जब इसका भार दुगुना हो जाएगा, जब इस पर केवल गुरुत्व बल कार्य करेगा। सिर्फ गुरुत्वाकर्षण के अधीन गिरेगा तो कहेंगे फ्री फॉलिंग है। चंद्रमा पर आवाज क्यों नहीं सुनी जा सकती है? यही है, गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है? बता क्या होगा? ए की बी, किसी। ए होगा आंसर। ए की बी, किसी। देखो, गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य जो है यह विस्थापन पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? अब विस्थापन क्या होता है? चला, ऊंचाइयों में अंतर की योग। प्रारंभिक ऊंचाई ये है, अंतिम ऊंचाई ये है, तो ये दोनों का अंतिम ऊंचाई माइनस प्रारंभिक ऊंचाई कर देंगे तो यही विस्थापन निकल जाएगा, यही ना कार्य दिखाएगा। एक लाइन लिख लो, गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य
विस्थापन पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? अब बता, विस्थापन क्या होगा? वस्तु की आरंभिक और अंतिम अवस्थाओं में ऊर्ध्वाधर ऊंचाइयों का अंतर। ऊर्ध्वाधर ऊंचाई मतलब अंतिम माइनस प्रारंभिक। ए। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम डैश पर लागू होता है? सूर्य के और ग्रह पर, पृथ्वी और चंद्रमा पर, वस्तु के किसी भी युग्म पर। हाँ, कितना नंबर? 34। चला, कार्य हमेशा विस्थापन पर निर्भर करता है। कार्य बराबर बल गुना विस्थापन होता है। या पढ़िए ना, क्वेश्चन बन जाएगा। और कोई ऑप्शन लग रहा है क्या आपको? ई कह रहा है वस्तु के आरंभिक और अंतिम अवस्थाओं में ऊर्ध्वाधर ऊंचाइयों में अंतर। अंतर होगा तभी ना ऊंचाई निकलेगा। जोड़ दीजिएगा तो ऊंचाई निकलेगा। यहां से यहां तक 5 मीटर है, यहां से यहां तक 10 मीटर है, तो 10 में से 5 घटाइएगा तभी ना विस्थापन निकलेगा। अब 5 यहां है, 10 यहां है, तो 5 + 10 की जगह विस्थापन नहीं है ना निकलेगा। अंतर लिखा हुआ है बी। वस्तु के आरंभिक और अंतिम अवस्थाओं में परिवर्तन के अंतर। वस्तु के आरंभिक और अंतिम अवस्थाओं में ऊर्ध्वाधर ऊंचाई। गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा ऊर्ध्वाधर लगता है। गुरुत्वाकर्षण बल कैसे लगता है? ऊर्ध्वाधर। क्षैतिज में गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगता है। बोलो जल्दी। गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा किधर काम करेगा? ऊर्ध्वाधर। ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। क्षैतिज में कोई गुरुत्वाकर्षण बल काम नहीं करेगा। ठीक है। फ्री फॉलिंग वस्तु जब भी गिरेगी चला तो ऊपर से कहां गिरेगी? नीचे गिरेगी। ठीक है। ये तो सेम क्वेश्चन है क्या? सेम है क्या? आगे बढ़े ना। बता आंसर। दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F है। यदि दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी को परिवर्तित किए बिना उनके द्रव्यमान को आधा कर दिया जाए। सही है ना? G का मान डैश के साथ बढ़ता है। देखो, आपको पता है नीचे से ऊपर जाने पर घटता है, तो ऊपर से नीचे आने पर बढ़ेगा। बोले हुए नहीं करेगा। नीचे से ऊपर जाने पर जी का मान घटता है, तो ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा? कहते हैं जी का मान डैश के साथ बढ़ता है। ऊंचाई में वृद्धि के साथ। ऊंचाई में वृद्धि के साथ तो घटता है, ऊंचाई में कमी के साथ। ऊंचाई में जब कमी होगा तो घटेगा ना। आंसर बोलो, डाउट बताओ। बोल चला, बोलो ने, हाथ खड़ा करो डाउट है तो। जब किसी पिंड को विषुवत रेखा के उत्तर और दक्षिण ध्रुवों पर ले जाया जाता है तो उसका भार क्या होगा? बढ़ जाएगा। विषुवत रेखा से उत्तर और दक्षिण ध्रुव पर ले जा रहे हैं। ये ध्रुव है, ये विषुवत रेखा है, और W बराबर होता है mg। बोलो, कहता है विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण ध्रुव पर जाते हैं, क्या होगा? बढ़ जाता है। बोलो, हाँ क्या क्या? किसी भी ध्रुव पर ले जाएंगे। अरे या तो इधर ध्रुव ले जाएंगे या इधर ध्रुव ले जाएंगे, समझा? चला, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, या तो उत्तरी पर या तो दक्षिणी पर। ऐसे भी ले जाएंगे तब भी बढ़ेगा। बोलो, जब एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर 40,000 किलोमीटर की त्रिज्या के ग्रह पथ पर घूमता है तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किए गए कार्य की गणना कितनी होगी? 0 जूल होगी, क्योंकि विस्थापन 0 होगा। अगर ऐसे घूमेगा तो कितनों चक्कर घूमेगा तो किया गया कार्य 0 ना होगा।
अगला बोलो, भू केंद्रीय और सूर्य केंद्रीय शब्द किससे संदर्भित हैं? पृथ्वी और सूर्य के चारों ओर नक्षत्रीय वस्तुओं की गति को प्रतिबंधित करने वाले नियम को भूकेंद्रीय या सूर्य केंद्रीय शब्द से निरूपित करते हैं। ये चला तुमको पढ़ना नहीं है, एक क्वेश्चन पूछ दिया है जेई लेवल में, तो इसको देख लो। भूकेंद्रीय और सूर्य केंद्रीय शब्द, इसका मतलब क्या है? ग्रहों का केपलर का नियम पढ़ा था। सूर्य के चारों तरफ कोई भी ग्रह चक्कर लगाता है जिसके केंद्र पर, कोई भी ग्रह जो चक्कर लगाता है जिसके केंद्र पर कौन होता है? सूर्य होता है। मामला उसी का है। पृथ्वी और सूर्य के चारों ओर नक्षत्रीय वस्तु अर्थात ग्रह या उपग्रह जो भी घूमता है, वस्तुओं की गति को प्रतिबंधित मतलब बांधे रखना, और बांधे रखने के लिए जो बल काम करता है वो बल होता है कौन बल? गुरुत्वाकर्षण बल। आपको कभी कोई क्वेश्चन पूछेगा कि सूर्य के चारों तरफ या पृथ्वी के चारों तरफ जो चीजें घूम रही है उसको प्रतिबंधित करने के लिए, उसको बांधे रखने के लिए जो बल काम करता है उसे कौन बल कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण। कौन बल कहते हैं? आंसर बता। मीटर, जी तो त्वरण है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक भूस्थिर उपग्रह इतना किलोमीटर की ऊंचाई पर एक कक्षा में पूर्ण परिक्रमा में कितना समय लेगा? भूस्थिर उपग्रह 24 घंटा। किन्हीं दो स्थूल वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल को क्या कहते हैं? कौन सा बल हमारे सौर मंडल की संरचना को बनाए रखता है? इनमें से कौन सी एक रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है? पृथ्वी के केंद्र पर एक पिंड का भार होगा जब दो अंडों को किसी निश्चित ऊंचाई से इस प्रकार गिराया जाता है कि एक अंडा पक्के फर्श पर और दूसरा तकिए पर गिरता है, तो निम्न में से कौन सा संभावित परिमाण नहीं होगा? दोनों अंडे टूट जाएंगे कि एक टूटेगा एक बचेगा? आंसर बताओ। यह कारण कभी नहीं हो सकता, यही आंसर है। दोनों अंडे टूटेंगे क्या? एक टूटेगा और एक बचेगा, जो तकिया पे गिरेगा वो बच जाए। अब क्या विभिन्न ऊंचाइयों से गिराई गई वस्तुओं पर भिन्न स्तर के बल लग सकते हैं? अलग अलग ऊंचाई से गिराओगे, इतना ऊंचाई से गिराओगे ज्यादा बल लगेगा, नीचे से जब गिरेगा तो इतना ऊंचाई से गिराओगे तो कम बल लगेगा। पक्के फर्श पर गिरने वाला अंडा टूट जाएगा क्योंकि एक छोटे समय अंतराल के लिए इस पर एक विस्तृत बल कार्य करेगा, और तकिए पर गिरने वाला अंडा नहीं टूटेगा क्योंकि अंडे पर लंबे समय के लिए छोटा बल कार्य। ये तो चला वही बात हो गया, आवेग बराबर होता है बल गुना समय। समय का मान ज्यादा होगा तो लगने वाला बल कम होगा, और समय का मान कम होगा तो लगने वाला बल ज्यादा। तकिया पर समय ज्यादा होता है गिरने का तो लगने वाला बल कम होता है, अब फर्श पर समय कम होता है लगने वाला बल ज्यादा होता है। सही है। डैश के अनुसार जी का मान घटता है, अभी तुरंत बताए थे। ऊंचाई बढ़ने पर जी का मान क्या हो जाता है? घट जाता है। दिक्कत है? पूछो, फिर बाद में हाथ उठाओ पूछो, फिर कहोगे 3 नंबर में सर दिक्कत रह गया। बढ़े? बता आंसर। ए की बी किसी की डी? बोलो। ए क्या होगा आंसर? ए सही है, बी और डी सत्य है। माउंट एवरेस्ट पर जी का मान ज्यादा होता है। माउंट एवरेस्ट ऊंचा न है रे, ऊंचाई पर जी का मान कम ना होगा। ये तो गलत है, ये सही है। फिर कहता है एक गेंद को लंबवत फेंकने पर 15 सेकंड के बाद जमीन पर वापस आता है, इसका वेग 75 सेकंड होता है। एक गेंद को लंबवत फेंकने पर 15 सेकंड के बाद जमीन पर वापस आता है, इसका वेग 150 मीटर पर सेकंड होता है। देखो, एक गेंद को लंबवत फेंके तो कह रहा 15 सेकंड में जब वापस आता है तो जमीन पर वापस आने में 150 मीटर पर सेकंड वेग होता है। वो कहता है 75। कौन सही है? इसका मतलब चला जाने में जो लगा समय होगा 7.5 सेकंड होगा, क्योंकि जितना जाने में लगता है उतने आने में, तो जाने में लगा समय कितना होगा? और कहता है ये लंबवत रूप से फेंकने पर 75 सेकंड बाद जमीन पर वापस आता है, इसका वेग 75 मीटर पर सेकंड है। भी का मान 0 हो जाएगा? बोलो हाँ या ना। यू का मान निकाल लो।
भी बराबर u माइनस जी टी, भी हो गया 0, u माइनस जी टी, तो u बराबर हो गया जी टी हुआ। और t का मान कितना है 7.5, कितना है? अब देखो, अब कह रहा है नीचे आने पर यहां वेग कितना होगा। u का मान तो 0 लेना होगा, बोलो ने। तब v बराबर होता है u प्लस जी टी, तब v बराबर u का मान 0 हो जाएगा, g का मान 9.8 या 10 ले लो, कितना ले लो 10, गुना टाइम तो जाने में 7.5 सेकेंड, आने में 7.5 सेकेंड। सॉल्व कर लो, भी का मान कितना आ जाएगा। इसका मतलब चला सी नंबर सही है, बी नंबर सही है, आंसर हो जाएगा बी और सी सही है। गलत है आंसर, ठीक कर लो, एक बार और मिला लो, बी और सी होगा ना। हाँ ठीक है। देखो, एक मिनट होल्ड डाउन। कुछ बच्चा क्या करेगा, यहां टाइम का मान 15 ले लेगा, तो 15 देन 150, लेकिन वो गलत ना है। क्वेश्चन कर रहा है एक गेंद को लंबवत फेंकने पर, फेंकते हैं नीचे से और गिराते हैं ऊपर से, समझ में आ रहा है। जैसे अगर ऐसे किए तो फेंक रहे हैं, ऐसे किए तो गिरा रहे हैं। तो अगर लड़का ऐसे मान लिया तो टाइम 15 लेगा, अब 15 गुना कितना है 10, 150 हो जाएगा, बोलन रे। लेकिन अगर फेंकते नीचे से हैं, गिराते ऊपर से हैं उसके हिसाब से सोचेंगे 7.5 सेकंड जाने में और 7.5 सेकंड आने में। तो आने में लगा हमको, अंतिम समय में कह रहा है जमीन पर वापस आता है, लंबवत फेंकने पर 15 सेकंड बाद जमीन पर वापस आता है, इसका वेग इतना है। तो जमीन पर जब वापस आता है तब इसका वेग कितना होगा। तो v बराबर u प्लस जी टी कर दिए, v का मान निकालना, u का मान 0 हो गया, g बराबर 10 गुना 7.5 हो गया, 75 मीटर पर सेकंड हो गया। ठीक है, अब जिसको क्रॉस क्वेश्चनिंग करना है हमसे पूछ लो, बाद में हम पीछे नहीं आएंगे। एक मिनट, हाँ बोलो पहले, कहां पर? दस लिए हैं, क्यों लिए? हम तुमको बताए थे कि जब हमको ऐसा कुछ दिखे जो पॉइंट में ना हो तो जी का मान 10 लेना। यहां तुम देखो 75 और 150 दिख रहा है, कुछ पॉइंट में है क्या? तो जी का मान 9.8 नहीं लेकर 10 लेंगे। बोलो, कोई दिक्कत नहीं, चला जी पूछिए, बोलिए। टोटल है 7.5 जाने में और 7.5 आने में, बोलिए। 150 होगा जब ऊपर से नीचे गिराएंगे और 15 सेकंड समय लगेगा, फेंकेंगे नहीं गिराएंगे। हाँ, अगर कह देगा एक वस्तु को ऊपर से गिराया गया, अब 15 सेकंड में वह जमीन पर टकराने वाला है, तब बताइए 15वें सेकंड में वेग कितना होगा। तो 15 दिन 150, ठीक है। मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड पर किस स्थिति में होता है? भारहीनता की स्थिति में, सही है ना। गुरुत्वाकर्षण की वजह से उत्पन्न होने वाला कारण का मान डैश पर निर्भर करता है, बताइए किस पर निर्भर करता है? नहीं करता है। त्वरण का मान जो है त्वरण का जो मान है चला वो जी बराबर जी एम बटा आर स्क्वायर। ये m जो है ये पृथ्वी है, ई m जो है चला ये सिर्फ इस पर निर्भर करता है, ये r सिर्फ इस पर निर्भर करता है, फेंके जाने वाले वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर। आंसर बता, क्या होगा आंसर? ये नहीं होगा, डाउट है, चला बोल लो, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। बढ़े। निम्नलिखित में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण नहीं है? हम बोले तो ब्लैक होल प्रकीर्णन का उदाहरण है। किसका उदाहरण है?
प्रकीर्णन का मतलब होता है प्रकाश का क्षय। प्रकीर्णन बोले तो प्रकाश का क्या चला? क्षय। प्रकीर्णन बोले तो प्रकाश का क्षय, विनाश। क्षय नहीं जानता है, लॉस। बता, मुक्त रूप से गिरना केवल किसमें संभव है? कोई बल नहीं लगेगा। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति डैश के कारण होती है? बोलो। अभिकेंद्र बल की गुरुत्व बल? अभिकेंद्र बल किसके कारण होता है? गुरुत्व बल के कारण। बोलो ना, अभिकेंद्र बल किसके कारण होता है? गुरुत्व बल का। हम पीछे पढ़ाए हैं, कोई भी ग्रह या उपग्रह अगर घूमेगा तो उसको अभिकेंद्र बल की आवश्यकता है, जो किससे मिलेगा? गुरुत्व बल। यहां अगर नहीं, यहां क्वेश्चन रहेगा पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति के लिए अभिकेंद्र बल कहां से मिलता है? गुरुत्व भी नहीं होता, गुरुत्वाकर्षण बल होता। क्या होता? गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्व बल नहीं होगा। क्या होगा आंसर? गुरुत्वाकर्षण। डाउट है? चला, हम यहां खड़े हैं, पूछ लो। फिर वहां जाके फिर कहेगा 3 नंबर। अब केंद्र बल अभी पढ़ाएंगे ना, अगला चैप्टर में अगला टॉपिक वही है। जहां अभी केंद्र बल पढ़ाए ना, पीछे आगे पढ़ाएंगे आप केंद्र बल। पीछे पढ़ाए हैं गुरुत्व बल। हम बोले थे जब दो वस्तु में एक वस्तु पृथ्वी होगा तो गुरुत्व बल, दोनों वस्तु अगर कुछ भी होगा तो गुरुत्वाकर्षण बल। पढ़ाए हैं? पढ़ाए नहीं, इवन बुक में लिखा हुआ भी है। 1 मिनट बोलो। आंसर सी होगा। सी होगा आंसर। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति अभिकेंद्र बल के कारण होती है। जो अभिकेंद्र बल मिलता कहां से है? गुरुत्वाकर्षण बल से, ना कि गुरुत्व बल से। यहां गुरुत्व भी हो सकता था, चूंकि पृथ्वी तो है ही है, चला, लेकिन होगा नहीं। आंसर होगा क्या? अभिकेंद्र बल। वह बिंदु जहां पर एक वस्तु संपूर्ण भार कार्य करता है, क्या कहते हैं उसे? बता। सही है। अगला, अब यहां से बना लेगा। बता, धरती पर की सतह पर मापने पर एक वस्तु का भार है 60 न्यूटन। चंद्रमा की सतह पर मापने पर कितना होगा? 60 है। चंद्रमा पर कितना होगा? 10। पक्का? पक्का? क्योंकि 60 बटे कितना करने वाले हो? 6। तो ये कट जाएगा तो 10। बना लीजिएगा। पीछे हम सबका सॉल्यूशन दिया हुआ है आपके बुक में। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर के इसके भार का कितना गुना होगा? चंद्रमा पर जो भार होगा वो 6ठा भाग ना होगा हो। अगर कहेगा चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी पर कितना गुना? 6 गुना। 6 गुना। अब पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर कितना होगा? 1/6 गुना। समझ में आ रहा है कि बोरा में जा रहा है? यहां अगर पृथ्वी पर G होता है तो चंद्रमा पर G/6 होगा। बोलो हाँ या ना? बोलो। आंसर बना लोगे? सबका सॉल्यूशन दिया हुआ है। कल हम लोग मिलेंगे सर्कुलर मोशन के अगले अध्याय में। थैंक यू वेरी मच। स्कैटरिंग लॉस लाइट में पढ़ेंगे हम लोग। बहुत छोटा ब्लैक होल अभी वैज्ञानिक तो पढ़िए नहीं पाया, हमारा पढ़ेगा तुम। ब्लैक होल का कोई थ्योरी उपलब्ध हुआ है क्या?